कल मैंने बोला था उसको रिपीट करने के लिए वो कैलकुलेशन जो था इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो नाउ ईएमएफ इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप द इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डीएल, और ये जो टर्म था ये किसके इक्वल था, माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी के बराबर था। ये याद रखना पड़ेगा। ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड और रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, और ये इसको कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, अभी देखो, मान लो इतनी जगह में, सपोज हमने ये कंसीडर किए कि इतनी जगह में वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है। ये इतनी जगह में बेटा वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी रेडियस ए के बराबर है, और ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बदल रही है, एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज हो रही है। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इंक्रीज हो रही है तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या आएगा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या आएगा यहाँ पर, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, हाँ मतलब ये नॉर्थ पोल है, आपको इसको लेंज लॉ से ही निकालना है। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय लेंज लॉ। मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ यहाँ पर, डायरेक्शन ऑफ E induced, that is induced electric field is given by Lenz law। लेंज लॉ से इसका डायरेक्शन आपको निकालना है। तो लेंज लॉ अगर अपन यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और ये बढ़ रही है, मतलब जो नॉर्थ पोल है मैग्नेट का वो पास में जा रहा है। तो यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा कि वो नॉर्थ पोल को पास में नहीं आने देगा। मतलब आप इधर से अगर अपन देखें तो यहाँ पे कौन सा पोल बनेगा, दे आर फॉर्मिंग द सर्कुलर लूप, जिसमें हम इस साइड से अगर देख रहे हैं तो हमको कौन सा पोल दिखाई देगा यहाँ पे, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये नॉर्थ पोल यहाँ पे दिखाई देगा। तो जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, वो सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का, अंदर भी और ये बाहर भी, ये किस तरह से दिखेंगे आपको मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे, और सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज दिखेंगी। दीज आर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैंने यहाँ पे बनाया है। सो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आर हियर कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लूप। समझ गए कि नहीं? मैग्नेटिक फील्ड कितनी जगह पे एग्जिस्ट कर रही है, कितनी जगह के लिए मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट in the circular region of radius a, O से लेकर P तक। So magnetic field यहाँ पर magnetic field exist in circular region of radius a। a radius के circular region पे magnetic field है और ये बढ़ रही है। तो जो induced electric field है, these induced electric field lines are concentric circular loop। ये अंदर भी रहेंगी, यहाँ पर भी रहेंगी और इसके बाहर भी रहेंगी। समझ गए? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर भी रहेंगी और बाहर का स्पेस, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है लेकिन यहाँ पर भी क्या आएंगी, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। सो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड एंड इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, एंड इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर अपन बात करें यहाँ पे, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म द कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लूप। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म द क्लोज्ड concentric
circular loop. Induced electric field form the closed concentric circular loop. मैंने बस 2 लाइन बनाया यहाँ पे, 2 लूप बनाया है, आप और ज्यादा बना सकते हो, ठीक है। मैंने सिर्फ 2 बनाया है यहाँ पे, एक उसके अंदर रीजन के अंदर जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, और एक मैंने कहाँ पे बना दिया है, बाहर बना दिया है, ठीक है। समझ गए या नहीं? डाउट है कोई? हेलो, समझ गए? डाउट है बेटा इस पे? हेलो, समझ गए? डाउट है? हेलो, समझ गए सर। इतना समझ गए? तो अब यहाँ पर अंदर इसकी वैल्यू कितनी होगी और बाहर कितनी वैल्यू होगी, ये हमको अब फाइंड आउट करना है। तो ये तो पूरा बेसिक हो गया जो अपन ने कल भी पढ़ा था। अब हम वैल्यू फाइंड आउट करके देखते हैं कि वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे। पहले इस पेज का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो पहले। अब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे अपन, हाँ, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, अंदर कितनी है और उस रीजन के बाहर कितनी है। तो जो रीजन है वो कितनी जगह पे है, ये इतनी जगह पे रीजन है, इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ ये ए रेडियस की जगह पे है, ये इतनी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है, ठीक है। और ये अंदर की तरफ और बढ़ रही है, इसलिए हमने लेंज लॉ से जो डायरेक्शन है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का वो बताया कि डायरेक्शन किधर है। अभी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज एंटी क्लॉकवाइज सेंस एंड इट इज गिवन बाय लेंज लॉ, ठीक है। समझ गए? समझ गए ना? मैं मिटा रहा हूँ अभी, इस पेज का स्क्रीनशॉट लोगे अभी, दिस इज पेज नंबर 1। अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। सर मेरा ब्लर हो गया थोड़ा स्क्रीन। अभी दोबारा आ जाएगा, देखो आ गया। इधर से नहीं है दिक्कत? हाँ, मेरा नेटवर्क इशू हो रहा है। अच्छा तुम्हारा नेटवर्क इशू हो रहा है, तो किसी और को बोलते हैं। आयुष, ये अदिति वानखेड़े, अदिति, यस सर। ठीक है, तुम शेयर कर देना, ओके, ठीक है अदिति, तुम शेयर कर देना बेटा। हाँ, तो यहाँ तक समझ गए? यहाँ तक किसी को यस कोई सर, डाउट है? यहाँ तक डाउट है? हेलो, कोई डाउट है यहाँ तक? अरे रिस्पॉन्ड करो, एक दो बच्चे रिस्पॉन्ड करो भाई। नो सर। ऐसा क्लियर है। हाँ ठीक है, मैं आगे बढ़ूंगा। अब यहाँ से अब कैलकुलेशन बताऊं मैं, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, बाहर कितनी होगी, अंदर कितनी होगी, है ना। तो मैं इसको मिटा देता हूँ अभी, ले लिए स्क्रीनशॉट इसका। अब आते हैं अपन पेज नंबर 2 पे। पेज नंबर 2, ठीक है। इस पे पहले अपन अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, वो देखते हैं अभी अपन। सो दिस इज पेज नंबर 2, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही, बढ़ रही। तो ये हमने यहाँ पर ये एक लूप कंसीडर किए जिसकी रेडियस किसके बराबर है, यहाँ पर r के बराबर रेडियस है, ठीक है। तो हर एक जगह पे बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज टेंजेंशियल। तो यहाँ पे क्या आएगा, व्हेन r इज लेस देन a, मतलब इनसाइड द रीजन, रीजन के अंदर हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे हैं, समझ गए ना। इनसाइड द रीजन मतलब जितनी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। अंदर कैलकुलेशन कर रहे हैं, जितनी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। समझ गए कि नहीं? जितनी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इतनी जगह पे है और आप फील्ड अंदर निकाल रहे हो, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हो गया कि नहीं? हेलो, क्लियर हो गया इतनी जगह पे? तो सबसे पहले देखो ये इतनी जगह के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स कितना आएगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल्स टू आप क्या लिखते हो, बी डॉट एरिया, मतलब बी ए कॉस 0 लिख दो अभी। एंगल का ऐसा बहुत हमको सेंस नहीं है। और अगर आप एरिया वेक्टर ले रहे हो
तो ये एरिया वेक्टर बाहर की तरफ आएगा और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो फिर आप चाहो तो 180 डिग्री भी ले सकते हो। सो दिस इज माइनस बी ए, है ना, और माइनस बी ए के बाद में यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास में, दिस इज माइनस बी एंड देन ए की जगह पे क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ये समझ गए एरिया पाई आर स्क्वायर क्यों लिखे? हाँ या ना में जवाब देना। Yes, sir. यस सर। ठीक है, एरिया पाई आर स्क्वायर लिखे, समझ गए कि नहीं? यस सर। हाँ, क्योंकि आप ये अंदर वाली लूप के लिए देख रहे हैं, तो इतनी जगह में कितना फ्लक्स है वो हमें कैलकुलेट करना है। माइक म्यूट करो, माइक म्यूट करो, ठीक है। एंड देन फिर क्या आएगा यहाँ पर, इतनी जगह पे कितना फ्लक्स है, उसके बाद में अपन अब देखेंगे इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप ई डॉट डीएल। तो यहाँ पर आप जितने भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो लूप है, इस लूप में हर एक जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी बन रही है, इट इज टेंजेंशियल टू द रेडियस। ये रेडियस के टेंजेंशियल है बेटा, यहाँ पे मतलब एंगल, ये इस साइड पे अगर आप देखोगे तो ये डीएल वेक्टर आपका इधर मिलेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी आपका इधर ही मिल रहा है। तो ये इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप ई डीएल और कॉस जीरो मिलेगा। ये समझ गए या नहीं? हाँ या ना में जवाब देना। Yes, sir. समझ गए? समझ गए कि नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसके बाद नहीं है फिर कहानी, बस यहीं तक है असली ये वाली स्टेप। ई डॉट डीएल को ई डीएल कॉस जीरो लिख लिया अपन ने। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे देखो ऐसी है, हाँ, समझ गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसी साइड पे आप डीएल लोगे, और अगर यहाँ देख रहे हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई और इसी साइड पे डीएल हो गया, और ये सर्कुलर लूप है आपकी। तो फॉर द गिवन लूप, अब मैं यहाँ पे लिख दूं फॉर द गिवन लूप, फॉर द गिवन लूप मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। और पूरी लूप में हर कहीं पे जो एंगल दिख रहा है डीएल के साथ में, इलेक्ट्रिक फील्ड का डीएल के साथ में जो एंगल दिखेगा वो कितने डिग्री का दिखेगा, यहाँ पे 0 डिग्री का दिखेगा। हाँ, ये हमने एम्पियर सर्किट लॉ जब पढ़े थे, याद है कि नहीं? एम्पियर सर्किट लॉ याद है? एम्पियर सर्किट लॉ में भी इस तरह से आया था, वहां पे बी डॉट डीएल लिखते हो, यहाँ पे क्या लिख रहा है, ई डॉट डीएल लिख रहे हो। बाकी सब कुछ आइडेंटिकल है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइक वाइज इन एम्पियर सर्किट लॉ, एम्पियर सर्किट लॉ, ठीक है। वहां पे आप बी डॉट डीएल लिखते थे, यहाँ पे ई डॉट डीएल लिख रहे हैं, बस फर्क इतना है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो कांस्टेंट है ये बाहर निकल जाएगा आपका इंटीग्रेशन से ई, और इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप डीएल। तो बेटा इस टर्म का जो इंटीग्रेशन होता है पूरे सर्कुलर लूप के लिए किसके बराबर आएगा, 2 पाई आर के बराबर आएगा। और अगर ये वेक्टर लेते, याद है, अगर मान लो ये इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप और सिर्फ डीएल वेक्टर होता तो इसका आंसर कितना होता है, 0 होता है। ये मैंने ऑलरेडी पहले बताया हुआ है, आया ना। क्लोज लूप में डीएल का जो इंटीग्रेशन है वो वेक्टर फॉर्म पे 0 बनेगा, क्योंकि आप जहां से चले और वहीं पे आ गए, तो व्हाट इज द रिजल्टेंट वेक्टर, 0 ना। आप ये गए फिर ये गए फिर ये गए, मतलब आप थोड़ा थोड़ा करके घूमते जाओ, ये एक फिर 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 ये एक, तो ये डीएल वेक्टर है। तो अगर आप पूरी क्लोज लूप के लिए ये डीएल वेक्टर का सम करते हो या इंटीग्रेट करते हो तो इसका आंसर कितना मिलता है हमको, 0 मिलता है। ध्यान रखना, ये समझ गए कि नहीं? हेलो, यस सर। हाँ, लेकिन अगर इंटीग्रेशन डीएल है तो यहाँ पे किसके बराबर आएगा, दिस इज इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप ऑफ डीएल, सो दिस इज लेंथ ऑफ लूप रहेगा ये। सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ लूप, लेंथ ऑफ लूप इज हियर 2 पाई आर। सर्कुलर है तो, अगर रेक्टेंगुलर होती तो पैरामीटर लिख देते, अगर स्क्वायर लूप लेते तो 4a हो जाता है, इसलिए मैंने लेंथ ऑफ लूप लिख दिया है। तो ये वेक्टर सम, अगर ये वेक्टर का इंटीग्रेशन करते हो क्लोज लूप के लिए
तो वहां पर आपका आंसर 0 मिलता है। लेकिन अगर आप स्केलर सम करते हो, ये ठीक है, स्केलर सम अगर आप कर रहे हो तो फिर आंसर कितना मिलता है। स्केलर सम का मतलब आप बिना डायरेक्शन के सिर्फ आप छोटे छोटे डीएल को अगर आप ऐड कर रहे हो, ये इस तरह से, ये छोटे छोटे जो डीएल हैं, ये छोटे छोटे डीएल टुकड़ों को अगर आप पूरे लेंथ के लिए आप ऐड कर रहे हो, इसकी रेडियस मान लो a है या r है, तो इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप dl इज इक्वल टू 2 पाई r बनेगा। और जबकि यहाँ पे अगर dl वेक्टर रहेगा तो कितना बनेगा, 0 बनेगा। ये फर्क है। और अगर मान लो मैं लूप इस तरह की ले लूं, ये वाली लूप ले लिया मैंने, इसमें लेंथ l और ब्रेथ b है, और फिर यहाँ पे अगर आप इंटीग्रेशन dl अगर आप ले रहे हो तो ये आंसर किसके बराबर आएगा, 2 इंटू एल प्लस बी के बराबर रहेगा, क्योंकि इधर भी एल और ये भी बी है, तो फिर 2l प्लस बी आएगा। और अगर सर्कुलर लूप है और डीएल का आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो फिर आंसर कितना बचेगा, वहां पे 2 पाई आर बचेगा। समझ गए या नहीं? अभी भी है कोई डाउट तो पूछ लो भाई। हेलो, समझ गए? हेलो, अरे हाँ समझ सर। नहीं, डाउट है कुछ? नो सर। ठीक है, इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लो आप अब जल्दी से, पेज नंबर 2 का। ले लिए क्या? यस सर। अब पेज नंबर 3 पे आते हैं अपन। सो दिस इज पेज नंबर 3। आपके पास फ्लक्स की वैल्यू पता है और आपके पास ये पता है, सो देन आप इक्वेशन क्या थी आपके पास, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप ई इंड्यूस्ड डॉट डीएल माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी। ठीक है, अभी वैल्यू पुट करते हैं अपन यहाँ पे, अभी वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो जब आप वैल्यू पुट कर रहे हो यहाँ पर, तो इसका आंसर कितना बचेगा यहाँ पर, ई इंड्यूस इंटू 2 पाई आर इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन डी टी, और फ्लक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस बी इंटू पाई आर स्क्वायर। हाँ या ना, जवाब देना। यही है ना? ये वाला टर्म सॉल्व करने पे कितना आ गया, ई इंटू 2 पाई आर, ई मतलब ई इंड्यूस है यहाँ पे, और डी फाई बी आपका इतना था, तो मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया उस टर्म को। बेटा समझ गए ये, या डाउट है कोई? हेलो, समझ गए या डाउट है? समझ गया सर। हाँ, मैं अब ये मिटा दूं यहाँ पर का, ये ऑलरेडी हो चुका था अपना लेके। सर ये वाली इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव रहेंगी ना? हाँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव होती है। अभी देखो, दिस इज ई इंड्यूस इनटू 2 पाई आर, यहाँ पे डेरिवेटिव से क्या बाहर रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, पाई आर स्क्वायर बाहर, और क्या बचेगा, डीवी अपॉन डी बचेगा। हाँ या ना, समझ गए? ये कांस्टेंट है ना, रेडियस इज कांस्टेंट, ये इतना डिस्टेंस कांस्टेंट है। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, यहाँ पे वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब dv अपॉन dt इज नॉट इक्वल टू 0 बट इट हैव सम वैल्यू। तो dv अपॉन dt इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे r कांस्टेंट है, इसलिए मैंने उसको डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल दिया। ठीक है, समझ गए? क्योंकि आपने लूप फिक्स कर दिए यहाँ पे। ये जो इंड्यूस ईएमएफ है, ये सेंटर से r डिस्टेंस के लिए, ठीक है, तो वो डिस्टेंस फिक्स हो गया, मतलब ये रेडियस यहाँ पर की फिक्स हो गई। तो ये वैल्यू कितनी आ गई अभी, ई इंड्यूस इज इक्वल्स टू पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, सो आर डिवाइडेड बाय 2 dv अपॉन dt, दिस इज द वैल्यू ऑफ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, ये अंदर के लिए है, मतलब जितनी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड थी उसके अंदर का ये कैलकुलेशन है। समझ गए या डाउट है अभी भी? हेलो, समझ गए या डाउट है? मैं बताओ ना सर, आपने तो बोला डीएल वेक्टर 0 हो जाएगा। क्या सर आपने बोला था इंटीग्रेशन ऑफ डीएल वेक्टर 0 हो जाएगा। अरे यार, पूरा तो देखा करो पहले। इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप डॉट डीएल ये 0 होता है,
इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप ई डॉट डीएल अगर आप कर रहे हो तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका डॉट प्रोडक्ट बन रहा है ये, तो ये कितना हाँ सर, आएगा, हाँ सर, ई clear हो डी एल कॉस जीरो बचेगा। ये पूरी सर्कुलर लूप में, अभी ये पूरी जो सर्कुलर लूप होती है, चलो मैं ये डायग्राम मिटा देता हूँ यहाँ पर का, इसमें तुम लोग देख नहीं पा रहे हो। देखो ये मान लो आपकी सर्कुलर लूप है ऐसी, समझ गया अभी, दिस इज आर, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर भी, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये आएगी और यहीं पर डीएल ऐसा रहेगा। फिर अगर आप यहाँ कहीं पर देखते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहेगी और डीएल वेक्टर भी इधर ही रहेगा, और अगर आप यहाँ कहीं पर देख रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी और जो डीएल वेक्टर है वो इधर रहेगा। इस पूरी लूप के लिए, इस पूरी लूप के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, मैग्नीट्यूड कैसा रहेगा, इसका कांस्टेंट रहेगा, ये सेंटर है। अभी समझा कि नहीं अभी भी? हाँ हेलो, सर, समझ गया। समझ गया, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वाला टर्म कांस्टेंट बाहर आ गया और डीएल बस बचा, क्योंकि पूरी लूप में जो डीएल बन रहे हैं उनके साथ में एंगल 0 डिग्री था, इसलिए तो आपने बाहर निकाल पाया इसको। अभी समझा कि नहीं? हेलो, समझ गया सर। हाँ, ओके। अभी तो ये, सर हाँ बोलो, अभी और कुछ पूछना? सर कल आपने पॉजिटिव ली थी वैल्यू, क्या बेटा? फ्लक्स की वैल्यू कल आपने पॉजिटिव ली थी, तो ठीक है, कल कोई फर्क इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू देखो, नेगेटिव आई थी। ओके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे प्लस माइनस से हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है, और ऑलरेडी अपन ने डायरेक्शन बता दिया यहाँ पे, है ना, समझ गए? हेलो, वो यस प्लस सर। माइनस से अभी यहाँ पे ज्यादा सेंस नहीं है एक्चुअल में, इसलिए नहीं है। हम इसको कहाँ से, मैं अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर देता, ये इस तरह से ले लेता, डॉट वाली मैग्नेटिक फील्ड ले लेता यहाँ पे, सपोज ये डॉट वाली है, तो वो आंसर ऑटोमेटिकली यही वाला बन जाता फिर, है ना। तो वो प्लस माइनस का साइन सिर्फ काय के लिए आया है कि आप किधर से ऑब्जर्व कर रहे हो और डायरेक्शन कैसा बन रहा है। हमने ऑलरेडी डायरेक्शन अब एंटी क्लॉक बता दिए, तो हमको तो मैग्नीट्यूड बस से मतलब है यहाँ पे। क्लियर हो गया बेटा अभी? हेलो, यस सर। ओके। अभी और कोई डाउट बचा किसी को? किसी को कोई डाउट बचा? ये मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, परपेंडिकुलर इनवर्ड, और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, बढ़ रही है, इसलिए इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, बाय लेंज लॉ एंटी क्लॉकवाइज है। ये आ गया बाहर। अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग, अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ठीक है? हेलो, ले लिए क्या? यस सर। अब अपन कैलकुलेशन बाहर के लिए करेंगे, मतलब जितनी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड है उसके बाहर वैल्यू कितनी आती है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की, अब बाहर के लिए कैलकुलेशन देखेंगे। तो ये मैं मिटा दूं, अभी हो गया ना स्क्रीनशॉट इसका? अभी बाहर के लिए कैलकुलेशन बचा अभी अपना, हाँ? पेज नंबर 4 अब। नाउ पेज नंबर 4। अब बाहर के लिए हमें कैलकुलेशन करना है, तो सेकंड पार्ट आएगा कैलकुलेशन का, व्हेन आर ग्रेटर देन ए। देखो आपकी मैग्नेटिक फील्ड इतनी जगह पर है, इसकी रेडियस ए है, और ये मैग्नेटिक फील्ड सपोज कैसी हो रही है यहाँ पे, इट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, इंक्रीज कर रही बेटा यहाँ पे, दैट इज dB अपॉन dt इज नॉट इक्वल टू 0। और आपकी जो लूप है, मतलब आप इस रीजन के बाहर यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे हो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का, समझ गए ना? आप बाहर कैलकुलेशन कर रहे हो, तो दिस इज द इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हियर। आप कैलकुलेशन कर रहे हैं यहाँ पे बाहर के लिए, तो ये एक कॉन्सेंट्रिक लूप आपकी बनेगी।
ये एंटी क्लॉकवाइज रहेगी ये भी, ठीक है। और ये डिस्टेंस r हो गया एंड r इज ग्रेटर देन a हियर। तो इस लूप में भी देखो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और इसी डायरेक्शन पे dl हो गया, जिस सेंस पे घूम रहा है उसी सेंस पे लेना है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और dl का डायरेक्शन ये है, समझ गए। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और अगेन दिस इज द डायरेक्शन ऑफ dl। तो पूरी लूप में जो एंगल बन रहा है थीटा इक्वल टू 0 फॉर कंप्लीट लूप, ये कंप्लीट लूप के लिए है। एंड व्हाट इज थीटा हियर? थीटा इज एंगल बिटवीन E वेक्टर एंड डॉट dl वेक्टर। E और dl के बीच में ये एंगल है यहाँ पे, समझ गए इतना? या डाउट है कोई? हेलो, समझ गए? डाउट है इसमें? बाहर कैलकुलेशन कर रहे हो? हेलो, समझ गए या डाउट है? अरे समझ गए या डाउट है? रिस्पॉन्ड करो। समझ गए सर। समझ ठीक गए है। सर। ओके, अब क्या करते हैं अपन? अब वन बाय वन सबसे पहले फ्लक्स निकाल लेते हैं। व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? दैट इज B डॉट A। so this is BA cos, again it is 180, so this is minus BA and minus B। अब एरिया कितना लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर। एरिया कितना आएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स कितनी जगह पे है? सिर्फ इतनी जगह पे है, आया ना? अरे ये बाहर का Yes, जो sir. रीजन है वहां पे तो फील्ड है ही नहीं ना। हेलो, तो मैग्नेटिक Yes, sir. फ्लक्स यहाँ पर कितनी जगह पे है? पाई ए स्क्वायर लिखा मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। मैंने पाई आर स्क्वायर नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा? पाई आर स्क्वायर मैंने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इतनी जगह पे, इतने एरिया पे है, तो इतने एरिया पे ही फ्लक्स है, ये बाहर नहीं है। क्लियर हो गया कि नहीं? हेलो, क्लियर हो गया अभी? आया ना? मैं जवाब Yes, sir. ठीक है। चलो सीधा सा मैं ले लूं, अगर मान लो आपके पास इतना रीजन है और मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इतनी जगह पे है, तो आप क्या बोलोगे फ्लक्स के लिए? ये टोटल लेंथ L और ये ब्रेथ है और इतनी जगह पे L/2 तक मैग्नेटिक फील्ड है। सो व्हाट इज द फ्लक्स हियर? आप फ्लक्स कितना बोलोगे? B इंटू एल भी सही आएगा कि फ्लक्स में क्या आएगा? B इंटू L/2 इंटू B आएगा, बताओ जल्दी से कौन सा वाला रहेगा? Second L by 2. सेकंड वाला। इतनी जगह पर है ना, ये इतनी जगह पे तो कुछ है ही नहीं, तो उसको थोड़ी काउंट करना आपको। समझ गए? समझ गए या नहीं? Yes, sir. हाँ। देन अब ये कितना मिल जाएगा आपको? यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दो, तो दिस इज माइनस बी इंटू पाई ए स्क्वायर, ये फ्लक्स निकल गया। और इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप ई डॉट डी एल, ये मैं डायरेक्ट लिख दूं ई इंटू 2 पाई आर। लूप आपकी बाहर की है ये वाली, तो ये लिख दिया डायरेक्ट, चलेगा कि पूरा और सॉल्व करूं इसको पूरा? हेलो, चलो इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप, फिर ई डी एल, फिर कॉस 0, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप, ई डी एल बचा, ई बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप। तो ये लूप कौन सी है? ये आपकी ये वाली लूप है ये। तो जब आपकी ये लूप है तो ई इंटू कितना आएगा यहाँ पे? 2 पाई आर आएगा। क्लियर हो गया कि नहीं? हेलो, देख लो अभी अच्छे से। अरे क्लियर हो गया या नहीं? यस सर। हाँ, समझ गए? तो अब क्या करोगे? यहाँ पर आपके पास दोनों टर्म मिल गए, सो देयरफॉर इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप ई डॉट डी एल माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी, वैल्यू पुट कर दो आप यहाँ पर। माइनस डी अपॉन डी टी ऑफ फाई बी कितना है? माइनस बी इंटू फाई ए स्क्वायर। जो इसका आंसर कितना आ गया? ई इंटू 2 पाई आर माइनस माइनस प्लस पाई ए स्क्वायर इंटू डी वी अपॉन डी टी, क्योंकि ये कांस्टेंट था तो बाहर निकल के आ गया, ये टर्म हो गया कैंसिल। तो यहाँ पर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर आ गई? ए स्क्वायर अपॉन 2 आर डी वी अपॉन डी टी। समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए? अब समझ गए?
देख लो स्टेप, देख लो, रुका हुआ हूँ, अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लो, यहाँ पे रुका हुआ हूँ मैं आप लोग। नेक्स्ट हेडिंग है अपनी अब सेल्फ इंडक्शन। ये था इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, और अब अपन आगे बढ़ते हैं, दैट इज सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन, हाँ मिटा देते हैं। पेज नंबर 5, and now it is self induction. नाम से समझ में आ रहा है सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। सेल्फ इंडक्शन देखो अभी, सेल्फ इंडक्शन का मतलब ये है, सपोज यहाँ पर एक हमने कोई कॉइल लिए, ये इस तरह से कोई कॉइल है, हाँ, और अगर मान लो इस कॉइल में मैं करंट फ्लो कराऊं आई, इस तरह से मैंने करंट फ्लो करवाया यहाँ पे कॉइल पे, तो कॉइल में क्या होगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होंगी, हाँ या ना। और अगर अपन राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग देखें तो दिस फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट हियर। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? These are the direction of magnetic field lines here. ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन है, हाँ या ना। समझ गए, समझ गए कि नहीं? ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन आपको दिख रहा है, करंट यहाँ दिए तो फील्ड लाइन बनेगी। क्लियर हो गया कि नहीं? तो अब यहाँ पे कॉइल में फ्लक्स एसोसिएटेड है या नहीं, थोड़ा सोच के बताओ, क्या इस कॉइल में फ्लक्स बनेगा या नहीं बनेगा? फील्ड आ गई, और अगर फील्ड आ गई तो फ्लक्स भी आएगा। भाई फ्लक्स में क्या होता है, बी डॉट ए होता है ना, और मान लो बाइंडिंग बिल्कुल पास पास में सोलिनॉइड जैसा आप इमेजिन कर लो, ठीक है। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हियर, एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपके इस डायरेक्शन पे है, ये करंट है यहाँ पे, इस तरह से नीचे यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो मैं अगर लिखूं यहाँ पे, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज डिपेंड्स ऑन दिस करंट। ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनी है, अगर अपन सोलिनॉइड की बात करें तो सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला अपन ने पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है? म्यू नॉट एन आई। मतलब क्या हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट पे डिपेंड कर रहा है। करंट अगर हटा दो तो ये फील्ड बचेगी कि नहीं बचेगी? नहीं बचेगी, खत्म हो जाएगी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। अरे समझ गए या नहीं? समझ गए या नहीं? हेलो, अगर मान लो मैं करंट की वैल्यू 0 कर दूं तो क्या होगा? ये फील्ड बचेगी या खत्म हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी। और अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो फ्लक्स है कि नहीं? यहाँ पे फ्लक्स नंबर ऑफ फील्ड लाइन, यहाँ पर ये वाली लूप में भी फ्लक्स है, फिर इसमें है, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, तो फ्लक्स तो आ रहा है यहाँ पे। एंड सपोज यहाँ पे कितने टर्न लिख दूं मैं, देयर आर n टर्न्स। इसका मतलब क्या हुआ, जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स है, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स that is given by n into phi b, ये टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स है। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब n, और phi b मतलब किसके लिए आएगा? phi b is flux with one turn, ठीक है। phi b is suppose this is flux with one turn, एक टर्न के साथ में फ्लक्स कितना phi b है, और यहाँ पे n टर्न है, तो दिस इज द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स विद द कॉइल हियर, ठीक है। इंडक्टर कॉइल आप बोल सकते हैं इसको। ये कोई कॉइल हमने लिया तो दिस इज द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स। ये समझ गए या डाउट है अभी भी? कोई किसी को डाउट है या समझ गए? अरे डाउट है, समझ गए? समझ गए सर। हाँ, अब आगे बढ़ते अपन थोड़ा सा और इस पे देखो। ये जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स है n इंटू phi b, मैं लिख दूं कि ये प्रोपोर्शनल टू करंट है, तो ये सही होगा या नहीं होगा? दिस टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू करंट,
सही है या गलत है, बताओ जरा। सही रहेगा। सही है। सही है ना? यस बिल्कुल सर। Yes, सही बात है, क्योंकि फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग द गिवन सरफेस और गिवन लूप हियर। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये करंट पे डिपेंड कर रही है, जब तक ये करंट है तब तक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे करंट गया मैग्नेटिक फील्ड गायब हो जाएगी। ठीक है, तो फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है? टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिक करंट। तो जब यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं, ये जब आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे, यहाँ लिख दूं मैं, सिंस टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट, दिस इज इलेक्ट्रिक करंट, तो n phi b इज इक्वल्स टू L इंटू आई। यहाँ पे L क्या है? एक कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट को बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। सो दिस L is equals to n phi b upon current का रेशियो, दिस इज टोटल फ्लक्स पर यूनिट इलेक्ट्रिक करंट, इसको बोला जाता है बेटा, यहाँ पे L क्या है? दिस L is a constant known as coefficient of self इंडक्टेंस, या सिंपली सेल्फ इंडक्टेंस बोला जाता है। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, और इंडक्टेंस एक सिंपल सा वर्ड यूज किया जाता है इसको, इंडक्टेंस। क्लियर हो गया? अब इसको आपको रिलेट करना है, कहां से रिलेट करना है? हमने कैपेसिटर पढ़े थे, कैपेसिटर में क्या आता था? चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू V आता था, और जब आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते थे तो वहां पे कांस्टेंट लिखते थे। तो ये जो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है, ये किस पे डिपेंड करता है? इट डज नॉट डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड नहीं करता? ये फ्लक्स पे डिपेंड नहीं करता, करंट पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है कि कॉइल का शेप कैसा है, साइज कैसा है, उसके अंदर क्या मीडियम है, ठीक है, उसकी ज्योमेट्री क्या है। इन फैक्टर पे L डिपेंड करता है। जैसे कैपेसिटी चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन हमें कैपेसिटी अगर फाइंड आउट करना है तो हमेशा क्या करना पड़ता था? Q अपॉन V का रेशियो निकालना पड़ता था। वैसे ही अगर हमें सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है तो हमेशा क्या करना पड़ेगा? फ्लक्स अपॉन करंट का रेशियो निकालना पड़ेगा। समझ गए या नहीं? क्लियर हो गया? कोई डाउट अभी इस पे? हेलो, कोई डाउट है? सर। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आपने कैपेसिटर पढ़ा है, कैपेसिटर में Q इज प्रोपोर्शनल टू V आता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, और कैपेसिटर में Q इज प्रोपोर्शनल टू V, Q इक्वल्स टू CV, C इक्वल्स टू Q बाई V। तो जैसे ये कैपेसिटर के लिए है, बिल्कुल वैसी कहानी यहाँ पे आ रही है। अभी समझ गए ना? तो ये इंडक्टेंस जो होता है, इट इज लाइक अ कैपेसिटेंस, बट ये थोड़ा अलग है। यहाँ पे आप मैग्नेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, वहां पे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की बात करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? समझ गए? अब मैं यहाँ पे ये किस पे डिपेंड करता है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, वो लिखने वाला हूँ। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड नहीं करता। तो what is L here? L is coefficient of self inductance. L is a constant, और इस कांस्टेंट का नाम क्या है? यहाँ पे इंडक्टेंस, आप इसको सिंपली बोलते हैं इंडक्टेंस। It does not depend on flux and current, but it depends on shape, size, geometry, medium,
मीडियम ऑफ कॉइल, साइज में नंबर ऑफ टर्न दिया जाएंगे इसके, है ना, शेप साइज एंड ज्योमेट्री एंड मीडियम, ये मीडियम लिखा हुआ मैंने, इन फैक्टर पे ये डिपेंड करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जैसे कैपेसिटी क्यू और वी पे डिपेंड नहीं करती, वैसे ही एल किस पे डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड ऑन फ्लक्स एंड करंट, बट इट डिपेंड्स ऑन शेप साइज ज्योमेट्री एंड मीडियम ऑफ कॉइल। ठीक है, तो आप इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ इस तरह से, इंडक्टेंस एंड एक साइड इधर पे लिख दिया कैपेसिटेंस और एक इधर पे लिख दिया मैंने रेजिस्टेंस। जैसे अगर करंट फ्लो नहीं भी होता है तो भी वायर में रेजिस्टेंस होता है, हाँ या ना, तो भी वायर में रेजिस्टेंस होता है ना कि नहीं होता। मान लो ये मेरे पास केबल है, इसमें कोई करंट नहीं है, तो भी इसका रेजिस्टेंस होगा, कुछ ना कुछ होगा। समझ गए, समझ गए कि नहीं। और आपके पास कोई कंडक्टर है, सपोज ये आपके पास कंडक्टर दिख रहा है, दिस इज सिलेंड्रिकल कंडक्टर है यार, इसमें चार्ज नहीं भी है तब भी इसमें कैपेसिटी है ना, इसकी कैपेसिटी है। आप वैसे भी देखोगे भाई पानी भर सकते हो, इसमें वॉल्यूम है, आप इसमें कुछ चार्ज स्टोर कर सकते हो, कुछ ना कुछ कैपेसिटी है यहाँ पे, ठीक है। और इसमें रेजिस्टेंस भी है, मान लो करंट नहीं भी जा रहा तब भी रेजिस्टेंस है। क्या करंट वी और आई, सॉरी रेजिस्टेंस वी और आई पे डिपेंड करता है क्या? रेजिस्टेंस वी और आई पे डिपेंड करता है क्या? नहीं करता ना, ठीक है। वैसे ही अब मैंने इसको मोड़ मार के इस तरह की कॉइल बना दिया। अभी देखो ये केबल को मैंने लिया यहाँ पे ऐसा मोड़ दिया और ये कॉइल बना दिया अभी इसकी। तो अगर मैंने इसकी कॉइल बना दिया, ये इस तरह से कॉइल है, सपोज मैंने यहाँ पे ये कॉइल बना दिया इसका, ठीक है। तो जब कॉइल आप बनाओगे तो भी क्या रहेगा, उसमें इंडक्टेंस रहेगा या नहीं रहेगा? हेलो, यहाँ पे आप फ्लक्स नहीं भी दोगे, इसमें फ्लक्स नहीं भी है, करंट नहीं भी है, कॉइल बस है, तो भी क्या बन जाएगा, उसमें इंडक्टेंस रहेगा। एक सिंगल टर्न का भी इंडक्टेंस होगा, एक सिंगल टर्न है तब भी इंडक्टेंस है, दो टर्न है इंडक्टेंस की वैल्यू कुछ अलग हो जाएगी। यहाँ पे आपको फार्मूले पे जाना पड़ेगा कि किस तरह से बनेगा, फिर समझ गए ना। वो डेरिवेशन है और वो हमारे सिलेबस में सिर्फ सोलिनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस निकालने के लिए, बाकी के लिए नहीं है, ठीक है। तो होता क्या है ये जानना पहले जरूरी था, तो मैंने पूरा यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन किया। अब थोड़ा और सोचो, अगर मान लो ये करंट को मैं कम ज्यादा करने लगूं किसी तरीके से, जहां से सोर्स आ रहा वहां पे बटन है मेरे पास में, चालू बंद करने लगूं, या रियोस्टेट लगा उसको मैं शिफ्ट करने लगूं बार बार, तो किसी तरह से अगर मैं ये करंट को यहाँ पर चेंज करने लगूं तो क्या होगा, बताओ जरा क्या होगा, क्या इफेक्ट होगा उससे? क्या मैग्नेटिक फील्ड सीधी नहीं रहेंगी। अगर मान लो ये करंट यहाँ पे चेंज करोगे तो क्या होगा, फील्ड उतनी रहेगी कि ये भी चेंज होगी, बदलेगी? बदलेगी। हाँ, अगर करंट आप बदल रहे हो तो फील्ड बदलेगी, और फील्ड बदलेगी तो फ्लक्स भी बदलेगा यहाँ पे, हाँ या ना, बदलेगा कि नहीं बदलेगा? और अगर फ्लक्स बदलेगा तो d∅v/dt आप लिखते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या हो जाता है आपका, इंड्यूस ईएमएफ हो जाती है। तो अगर यहाँ पे किसी तरह से आप करंट को बदलने लगो तो यहाँ पे इस कॉइल में क्या बनेगा, इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगी, खुद की खुद इस तरह से इंड्यूस ईएमएफ जनरेट करेगा कि जिस कारण वो प्रोड्यूस हो रही उसका अपोज करेगी, भाई करंट क्या बदल रहा है, वो इंड्यूस ईएमएफ इस तरह से बनने लगेगी कि वो करंट को ना बदलने दे, चेंज ना होने दे। सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। एक्चुअल में इंडक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया होता है। इलेक्ट्रिकल इनर्शिया जैसे मास मैकेनिकल इनर्शिया के लिए है, वैसे ही इंडक्टेंस किसके लिए होता है, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया का काम करता है। करंट की वैल्यू चेंज हो रही तो उसको चेंज नहीं होने देगा। बात समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए या नहीं? अरे समझ गए या नहीं? Yes, sir. हाँ, तो अगर मान लो ये करंट चेंज होगा, अच्छा एक और बात, ये करंट नहीं है, ये फील्ड करंट नहीं है तो फील्ड भी नहीं है,
तो फिर क्या ये L रहेगा कि नहीं रहेगा? अगर मान लो करंट नहीं है तो L रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। L रहेगा। करंट नहीं भी, एक बार आपने कोई कॉइल बना दिए तो उसमें वो प्रॉपर्टी आ गई, सेल्फ इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी है, सेल्फ इंडक्टेंस आ गया यहाँ पे। आपने अगर कोई कॉइल ऐसी बना दिए मतलब सेल्फ इंडक्टेंस आ गया, करंट दो या ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कितना सेल्फ इंडक्टेंस है वो आपको अगर फाइंड करना है तो आपके पास एक इनडायरेक्ट मेथड है कि आप फ्लक्स, यहाँ पे कितना फ्लक्स है और कितना करंट पास हो रहा है उससे डिवाइड कर दो तो निकल जाएगा। समझ गए या नहीं? क्लियर हो गया इतना? यस सर। हाँ, तो जैसे कैपेसिटर मैंने ये लिया था ना, ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर आपको दिख रहा, मान लो 1 मिनट आई विल शो यू। ओके, सो लुक एट हियर, आई हैव अ कैपेसिटर। ये बेटा इसको चार्ज करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कहीं देखा होगा आपने, कहाँ लगा होता है कोई बताएगा क्या? फैन में, मोटर फैन में। इलेक्ट्रिक मोटर में लगा होता है, फैन में लगा होता है, कभी ऊपर जो रहता है ना, कभी साफ किए फैन की नहीं किए? हाँ सर किए है। हाँ, तो उसमें देखना ये इस तरह का दिखेगा डिवाइस, वहां पे कैपेसिटर अलग अलग हो सकता है बट इस तरह का डिवाइस आपको दिखेगा। दिस इज द कैपेसिटर। आप इसको चार्ज करो ना करो इसकी कैपेसिटी है। किस पे डिपेंड करती कैपेसिटी? ये किस तरह का बना है, इसके अंदर कैसा Material पे। मीडियम है। समझ गए या नहीं? तो इसकी जो कैपेसिटी है ये किस पे डिपेंड नहीं करती, कैपेसिटी Q पे डिपेंड नहीं करती, V पे डिपेंड नहीं करती। कैपेसिटी का फार्मूला निकाले थे अपन ने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, याद है ना? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, याद है कि भूल गए? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, भूल गए क्या? तो वैसे ही यहाँ पर आ रहा है ना? ओके, तो कॉइल अगर आपने बना दिया, कोई कॉइल आपने लिया इस तरह से, अब इस कॉइल में करंट है या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस आ गया इसमें, ठीक है ना? तो ये फ्लक्स पे डिपेंड नहीं करेगा, आई पे डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन हाँ कैलकुलेट करना है तो आपको फ्लक्स अपॉन करंट का रेशियो निकालना पड़ेगा। तो अभी यूनिट वगैरह भी मैं अभी बताने वाला हूँ। तो एक और बात, अगर करंट बदलेगा तो फ्लक्स बदलेगा, सॉरी फील्ड बदलेगी, फील्ड बदलेगी तो फ्लक्स बदलेगा, और फ्लक्स बदलेगा तो क्या होगा? फैराडेस लॉ आ गया भैया, आ गया कि नहीं? फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू इंड्यूस्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ, आया ना? तो अगर करंट बदला तो फील्ड बदली, फील्ड बदला तो फ्लक्स बदला, फ्लक्स बदला तो क्या आ गया वहां पे? इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गई। तो ये कॉइल में खुद के फ्लक्स में चेंज होने के कारण करंट बदल रहा है, कॉइल का खुद का करंट बदल रहा है, उसके कारण खुद का फ्लक्स बदल रहा है, और खुद का फ्लक्स बदल रहा है तो इंड्यूस ईएमएफ खुद के अंदर क्रिएट हो रही है, इसलिए इसका नाम क्या है? सेल्फ इंडक्शन। समझ गए? इंडक्शन वर्ड का मतलब समझते हो कि नहीं? इंडक्शन वर्ड का मतलब समझते हो कि नहीं समझते? तुम्हारे पेरेंट्स को कहते हुए सुना होगा कि यार उसकी संगत मत कर, वो तो पढ़ता लिखता नहीं है, घूमता फिरता रहता है, या कोई बढ़िया स्पोर्ट्स वाला है तो बोलता उसके साथ है तो तू भी कुछ सीख जाएगा। समझ गए ना? या कोई टपोरीगिरी कर रहा है तो कभी नहीं बोलते क्या उसके साथ जा तू भी टपोरीगिरी सीख जाएगा, मतलब बोलते ना ऐसा क्यों? इंडक्शन के कारण। इंडक्शन मतलब अपने शायद कॉमन लैंग्वेज में कुछ बोलते होंगे उसको, एक प्रेरणा वर्ड होता है, प्रेरणा जिसको बोलते हैं अपन, प्रेरणा मतलब समझ गए? मतलब हम किसी चीज से प्रेरित होते हैं, तो दैट इज द इंडक्शन। तो यहाँ पे क्या हुआ? सेल्फ इंडक्शन, खुद के कारण जनरेट, इंड्यूस ईएमएफ। अभी बात समझ में आई? सेल्फ इंडक्शन का क्लियर हो गया? कोई डाउट है अभी भी? हेलो? नो सर। है सेल्फ नो इंडक्शन? सर। सर इंडक्टेंस का मतलब क्या होता है? क्या बेटा? इंडक्टेंस का मतलब क्या होता है? जैसे कैपेसिटेंस चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी होती है, तो इंडक्टेंस क्या होता है?
हाँ, इंडक्टेंस क्या करता है, ये मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करता है, कैपेसिटर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करता है, ठीक है ना, ये काम है दोनों के, समझ गए। एक क्या करता है, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करता है, और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करता है, ठीक है, समझ गए। हाँ सर। ओके, अभी और कोई डाउट बचा इस पे? ये समझ गए सेल्फ इंडक्टेंस की नहीं? आज की कहानी यही खत्म करनी पड़ेगी क्योंकि अपने को बाकी कल इसके आगे कल का डिस्कशन कल आएगा अभी, उसमें अपन सोलिनॉइड के लिए सेल्फ ये एल की फार्मूला निकालेंगे, कैसे निकालते, कैलकुलेशन कैसे होता है, तो कल इसका डेरिवेशन वाला पार्ट रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट, आज का भी था इंपॉर्टेंट, समझना जरूरी था कि भाई सेल्फ इंडक्टेंस क्या हो रहा है। कल अपन इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय। और आज जैसे ज्वाइन हुए थे ना, फटाफट बिल्कुल कल भी ज्वाइन हो जाना जल्दी से, तो अपने को थोड़ा ज्यादा टाइम मिल जाता, नहीं तो 10-15 मिनट तुम्हारे ज्वाइन होने में खा जाते थे, ठीक है। मैं चालू कर दूंगा भाई, 4:02-3 से चालू कर दूंगा क्लास में, ओके। तब तक के लिए बाय बाय। इसको अच्छे से करो, एक बार रीडिंग करो इसकी, ठीक है ना।